हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के कुछ इंपॉर्टेंट PYQs के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ चुकी हैं और अभी अपकमिंग में बहुत सारी आने वाली हैं, तो उनके प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए ये PYQs हमें हेल्प करेंगे। तो इसलिए हम PYQs की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, Which विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाई इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन RRB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2019 का है। ये सारे क्वेश्चन जितने आज डिस्कस कराऊंगा वो सब RRB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2019 के हैं। ठीक है, तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा विटामिन A, विटामिन B12, विटामिन K या विटामिन D। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन K। ठीक है, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइए, मतलब मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले भी अगर आपको आता है तो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जो विटामिन K है वो प्रोड्यूस्ड होता है गट माइक्रोबायोटा। ठीक है, मतलब जो गट बैक्टीरिया होते हैं हमारे, वो सिंथेसाइज करते हैं विटामिन K को, स्पेशली कॉलन के बैक्टीरिया। ठीक है, और ये जो विटामिन K है वो एसेंशियल होता है फॉर क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस के लिए, मतलब एक मेजर रोल प्ले करता है क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10 के सिंथेसिस में। इसका बहुत ही एसेंशियल रोल होता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द एंटीडोट फॉर हिपेरिन ओवरडोज। अगर आपको हिपेरिन का ओवरडोज हुआ है तो उस केस में हम क्या एंटीडोट यूज करेंगे। तो आपको बताना है कि हिपेरिन पॉइजनिंग के केस में हम कौन सा ट्रीटमेंट यूज करेंगे। तो पहला ऑप्शन है हमारा विटामिन K, दूसरा है प्रोटामिन सल्फेट, तीसरा है एट्रोपिन और चौथा है नैलोक्सोन। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा प्रोटामिन सल्फेट। ठीक है, बाकी ये सारे ऑप्शन गलत होंगे। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जो हिपेरिन होता है वो एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, हिपेरिन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। वहीं अगर हम प्रोटामिन सल्फेट की बात करें तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बाइंड करते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म है कि ये कैसे मतलब उसके इफेक्ट को कम करता है, तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि दोनों के पास अपोजिट चार्ज होता है और दोनों कंबाइन करके न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम IV एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ड्यूरिंग ओवरडोज अगर हुआ है तो भी, या पोस्ट ऑपरेटिव रिवर्सल है तो उसमें भी। निमोनिक्स को याद करने के लिए निमोनिक्स की हमने जो बनाया है तो वो है ही प्रो। ही मतलब होता है हिपेरिन और प्रो मतलब होता है प्रोटामिन सल्फेट। ठीक है, तो इसे आप याद रख सकते हैं, तो भूलेगा नहीं। ही प्रो आप याद रखते हैं तो ये ईजिली आपको क्वेश्चन बन जाएगा। और एक्सप्लेनेशन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन कभी भी घुमा फिरा के भी आ सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शेड्यूल्ड H ड्रग। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि शेड्यूल H की कौन सी ड्रग है। तो इसमें आपको बताना है, जो पहला ऑप्शन है पैरासीटामोल, दूसरा ऑप्शन है एमॉक्सिसिलिन, तीसरा ऑप्शन है आइबुप्रोफेन और चौथा ऑप्शन है रेनिटिडीन। दोस्तों, आपको जैसे कि पता होगा कि जो रेनिटिडीन है ये एसिलॉक के नाम से फेमस ड्रग है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये ओवर द काउंटर ड्रग होती है। आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल ये दोनों भी पेन किलर हैं और ये भी ओवर द काउंटर ड्रग है और इसे कोई भी इजीली ले सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एमॉक्सिसिलिन, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है और इसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के अंदर आती है। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जैसे कि शेड्यूल H के अंदर सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग आती है जिसको खरीदने के लिए प्रिस्क्रिप्शन की नीड होती है। हालांकि मिलने को मेडिकल स्टोर पे तो मिल जाती है, बट अकॉर्डिंग टू रूल ये नहीं मिलनी चाहिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसे याद करने के लिए आप याद कर सकते हो H, शेड्यूल H की बात हो रही है तो H फॉर हॉस्पिटल यूज ओनली, मतलब हॉस्पिटल या फिर प्रिस्क्रिप्शन पे जो ड्रग मिले तो उन्हें वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगी। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग कौन सी नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये है लोराटिडिन, ऑप्शन बी है सिट्रिजिन, ऑप्शन सी है डाइफेनहाइड्रामिन और ऑप्शन डी है फेक्सोफेनाडिन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डाइफेनहाइड्रामिन। ठीक है, बाकी सारे जो हैं ये हमारे क्या है, सेकंड जनरेशन की ड्रग हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की बात करें तो डाइफेनहाइड्रामिन जो है वो हमारी फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है।
और बाकी जो थी वो सब सेकंड जनरेशन की थी। और ये जो डाइफेनहाइड्रामीन है और जितनी भी फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग है ये सारी की सारी ईजिली क्रॉस कर जाती हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को, इसलिए सेडेशन कॉज करती हैं, ठीक है, मतलब इनका साइड इफेक्ट होता है सेडेशन। और जो सेकंड जनरेशन वाली ड्रग है वो सेडेशन कॉज नहीं करती, बिकॉज इनका बहुत ही कम पेनिट्रेशन होता है या फिर ईजिली पेनिट्रेट नहीं कर पाती हमारे ट्रिपल बी को, ठीक है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्रग। सबसे पहले आपको बताना है कि प्रोड्रग क्या होती हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा प्रोड्रग क्या होती हैं। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप हमें कमेंट करिएगा, तो हम वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। मतलब इतना आप समझ लीजिए कि जो प्रोड्रग होती हैं पहले इनएक्टिव ड्रग होती हैं, बाद में जाके बॉडी में कुछ मेटाबोलाइज होके तब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। बाकी डिटेल में अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको एक नया वीडियो बना के बता देंगे उसमें, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सी प्रोड्रग है। तो पहला ऑप्शन है एटेनोल, दूसरा है इनालाप्रिल, तीसरा है लिस्नोप्रिल और चौथा है हमारा प्रोपेनोल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनालाप्रिल। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये जो प्रिल कैटेगरी की ड्रग है, एस इनहिबिटर वाली जितनी भी ड्रग हैं उसमें से हमारा लिस्नोप्रिल और क्या नाम है कैप्टोप्रिल, इन दोनों को छोड़ के, मतलब ये दोनों हमारी प्रोड्रग नहीं, बाकी जितनी भी प्रिल वाली ड्रग है वो सबके सब प्रोड्रग हैं, ठीक है। कौन कौन सी? लिस्नोप्रिल और कैप्टोप्रिल, ठीक है, ये दोनों को छोड़ के बाकी सब। तो यहाँ पे इनालाप्रिल आ गया, तो लिस्नो और कैप्टो के बाद ही इनाला आ रही ना, तो इनालाप्रिल हमारी हो जाएगी प्रोड्रग, और अदर भी जितनी भी प्रिल वाली हैं वो सब हो जाएंगी लिस्नो और कैप्टो को छोड़ के। जो करेक्ट आंसर है इनालाप्रिल। इनालाप्रिल इज हाइड्रोलाइज्ड इन द लीवर में हाइड्रोलाइज्ड होके ये हमारी बना देती है इनालाप्रिलेट, ठीक है। और यही जो इनालाप्रिलेट है यही एक्टिव फॉर्म होता है और यही रिस्पॉन्सिबल है एक्शन के लिए। तो इनालाप्रिल को जब बॉडी में आपको मतलब कोई खाएगा, जब बॉडी के अंदर जाएगी तो उसका मेटाबॉलिज्म होगा और वो इनालाप्रिलेट में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच ड्रग काजेज जिंजिवल हाइपरप्लेसिया। आपको इसमें से बताना है कौन सी ड्रग जिंजिवल हाइपरप्लेसिया काज करती है। तो उसका ऑप्शन है कार्बामाजिपिन, फेनाटोइन, वेलप्रोइक एसिड और डायजिपाम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों फेनाटोइन, ठीक है। अगर कोई बंदा है जो कि क्रोनिक यूज कर रहा है फेनाटोइन का, मतलब बहुत ज़्यादा फेनाटोइन का यूज कर लिया है, तो उसे गम की ओवर ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। और ये मोस्टली चिल्ड्रन के केसेस में देखा गया, बच्चों के केसेस में। जैसे कि किसी बच्चों को एपिलेप्सी हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें फेनाटोइन देना पड़ेगा। अब वो अगर बहुत ही लंबे समय तक फेनाटोइन लिया तो उसमें चांसेस हैं कि उसकी गम की ओवर ग्रोथ हो जाए, ठीक है, या फिर जिंजिवल हाइपरप्लेसिया हो जाए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इसकी रिक्वायर होती है, इसको सही करने के लिए इसमें ये रिक्वायर्स होता है कि उसको स्ट्रिक्ट ओरल हाइजीन मेंटेन की जाए, मतलब ओरल हाइजीन को बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए। और या फिर अगर बहुत ज़्यादा केसेस सीवियर हो चुका है तो सर्जिकल इंटरवेंशन, मतलब उसको सर्जरी के थ्रू सही किया जा सकता है। आप इसके याद रखने के लिए ये याद रख सकते हैं माइंड में कि फेनाटोइन गम्स ग्रो, फेनाटोइन जो है वो गम्स को ग्रो कर देता है, मतलब इसलिए उसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है और क्या होता है हमारा जिंजिवल हाइपरप्लेसिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन साइनाइड पॉइजनिंग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्राइट, और ये सारे क्वेश्चन हमारे आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 के हैं, ठीक है। और सोडियम थायोसल्फेट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा सोडियम थायोसल्फेट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो सोडियम थायोसल्फेट होता है वो एक्ट करता है सल्फर डोनर की तरह, ठीक है, और ये कन्वर्ट कर देता है साइनाइड को थायोसाइनाइड में। जो साइनाइड होता है वो क्या होता है कि हाईली टॉक्सिक होता है, जबकि जो थायोसाइनाइड बन जाता है उसके, तो वो क्या होता है कि वो नॉन टॉक्सिक होता है, इसमें मतलब टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता है। और यही हमारा गोल था कि उसे उसकी पॉइजनिंग को मेंटेन करना, तो वो हो जाता है। जब वो नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता ही नहीं है, ठीक है। अगर पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा है तो इससे हम सोडियम नाइट्राइट के साथ में भी कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे इफेक्ट और अच्छा आएगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल में क्या डिफरेंस होता है। तो जो बैक्टीरियोस्टैटिक है, ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक ये क्या करता है, ग्रोथ को रोक देता है, जबकि बैक्टीरियोसिडल, सिडल मतलब किल, तो बैक्टीरियोसिडल जो है वो कंप्लीटली बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। ये सिर्फ ग्रोथ को ये सप्रेस कर सकता है बट किल नहीं कर सकता। तो जो पेनिसिलिन हमारी है, ऑप्शन नंबर ये है पेनिसिलिन, ऑप्शन बी है टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन सी है स्ट्रेप्टोमाइसिन और ऑप्शन डी है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो जो पेनिसिलिन है और ये जो सिफेलोस्पोरिन, ये सेल वॉल को इनहिबिट कर देती हैं और ये सेल वॉल बस्ट हो जाता है, मतलब उसका फॉर्मेशन बंद हो जाता है और बैक्टीरिया में की डेथ हो जाती है, ठीक है, मतलब सेल वॉल इनहिबिटर है एक तरह से, ठीक है। तो सेल वॉल बस्ट होता है कंटेंट लीक करके और वो क्या है कि बैक्टीरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होकर ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए ये सेडल है। और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को डिसरप्ट करती है, अमीनो एसिड को जो उसमें प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो राइबोसोमल यूनिट पे जाके, तो ये भी क्या करती है कि बैक्टीरिया को कम्प्लीटली किल कर देती है। और ये टेट्रासाइक्लिन है, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर तो है बट ये क्या करती है, सिर्फ ग्रोथ को सप्रेस कर पाती है, किल नहीं कर पाती, ठीक है। इसका एग्जांपल इसके हम एक्सप्लेनेशन में आपको भी और डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे टेट्रासाइक्लिन जो है हमारी काम करती है, ठीक है। तो जो टेट्रासाइक्लिन है वो इनहिबिट करती है 30S राइबोसोमल सब यूनिट को, ये हाल्ट कर देती है प्रोटीन सिंथेसिस को, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को ये रोक देती है, इनहिबिट कर देती है ग्रोथ को बट किल नहीं कर पाती, इसलिए बैक्टीरियोस्टैटिक है, ठीक है। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब ये बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत वैरायटी ऑफ बैक्टीरियाज, वैरायटी ऑफ पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करेगी, ठीक है, इसलिए यही लिखा हुआ है ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगेंस्ट मैनी पैथोजेंस के लिए काम करती है, ठीक है। इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं टेट्रा स्टॉप्स नॉट किल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हिच शेड्यूल डील्स विथ लेबलिंग एंड सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हिच शेड्यूल्स डील विद द एक्सपायरी डेट ऑफ ड्रग, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आपका शेड्यूल जी, शेड्यूल एच, शेड्यूल एम, शेड्यूल पी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पी, और पी से आप याद रखते हैं पीरियड, पीरियड मतलब एक टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये लिस्ट करता है सेल्फ लाइफ पीरियड, ठीक है, किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, और इंश्योर करता है प्रॉपर स्टोरेज और स्टेबिलिटी। ये कैसे करेगा, क्योंकि उसमें मेंशन होता है कि इतने दिन तक रखना है, तो वो सब शेड्यूल पी के अंदर आता है और रिक्वायर्ड होता है ऑल ड्रग पैकेजिंग, सारे ड्रग पैकेजिंग के लिए ये रूल रिक्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, व्हिच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, आपको बताना है इसमें से कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा टेट्रासाइक्लिन, बिकॉज जो रेनिटिडीन और पैरासीटामोल है ये हमारी ओटीसी ड्रग है और ओटीसी ड्रग मोस्टली सेफ़ होती हैं, तो ये तो होंगी नहीं। एमॉक्सिसिलिन भी ट्रिपल क्या नाम है प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है, ओनली टेट्रासाइक्लिन ही जो है ट्रेटोजेनिक है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको कि जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन क्रॉस करता है प्लेसेंटा को और बाइंड कर लेता है फीटल बोन और टीथ से, और ये क्या करता है कि टीथ को डिस्कलर कर देता है और फीटल बोन के डेवलपमेंट में वो उसे इनहिबिट करने लगता है, ठीक है। तो और ये प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए और 8 साल से कम के बच्चों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को मतलब वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको किस टॉपिक पे नया वीडियो चाहिए उसको कमेंट कर सकते हैं, और बाकी ये जो सीरीज़ है चलती रहेगी। बाकी थैंक यू सो मच।